को पकड़ा, पीछे से नींबू निकाला, तलवार से काटा नींबू और वो मुंह और उसके मुंह पे रगड़ा नींबू और फिर बोला कि मैडम मेरे दांत खट्टे हो गए। बोली चल ठीक है, अब तू जा, नेक्स्ट आओ भाई। और रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत सारे अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और जिस दिन पड़ा नाक को चने चबाना तो परेशानी हो गया। कोई आदमी नाक से कैसे चने चबाएगा? किसी की नाक में चने ठूस दोगे अगर तो मर ही जाएगा बेचारा, कैसे सांस लेगा? लेकिन नाक को चने चबाना, जमीन में गाड़ दूंगा। आज तक गाढ़ा किसी ने किसी को, जिंदा आदमी को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, जमींदोज कर दूंगा। ये सब भाषा है, ये भावनाओं की अभिव्यक्ति के तरीके हैं टेढ़े मेढ़े। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़िया है कि डायनासोर है? चिड़िया फूल के कैसी हो जाएगी? रेलवे स्टेशन का चूहा देखा कभी आप लोगों ने? रेलवे स्टेशन का चूहा बिल्ली से बड़ा हो जाता है। वो चिड़िया कैसी होगी? शुतुरमुर्ग जैसी हो जाएगी वो चिड़िया तो। पर ये अतिशयोक्ति है, बात को बढ़ा के कहने का। क्योंकि हम कहने वाले को ही पता है, सुनने वाले को भी, कि शब्दों पर नहीं जाना है, केवल सेंस पकड़नी है। और जहां केवल सेंस पकड़नी है वहां शब्द क्या इस्तेमाल हुआ फर्क ही नहीं पड़ता है। हम बढ़ा चढ़ा के बोलते ही हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध चुटकुला है इस बारे में। हम जब अभिजा लक्षणा व्यंजना समझेंगे आगे चल के, तब फिर याद दिलाऊंगा। आज आपको सुनाता हूं शब्द अर्थ का खेल क्या होता है। एक बार एक खबर आई कि किसी एक शहर में रेलवे स्टेशन पे 100 लोग ट्रेन से कट के मर गए। अभी अमृतसर में हुआ ना। ये जोक भी बाई चांस अमृतसर के बारे में ही था, लेकिन जोक तो कहीं के बारे में भी हो सकता है। संता बनता टाइप जोक किसी ने सुनाया एक बार तो, लेकिन जोक में शब्द, भाषा, अर्थ पे ध्यान दीजिए। तो लोग परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर एक टीवी चैनल का रिपोर्टर गया, उससे पता किया तो पता लगा 100 लोग एक ग्रुप में थे, 99 मर गए, एक बच गया। तो उसका इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा कि यार ये कैसे हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में हो गई। बोला क्या करें जी, सब लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, अचानक अनाउंसमेंट हो गई कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अब लोग परेशान कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, पटरी पे नहीं आ रही है। ऐसी अफवाह फैली हड़बड़ी में, लोग कूद गए पटरी पे कि आज ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है। बोला तो यही था ना कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। वो सब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े थे, पहली बार आए थे स्टेशन पे। तो उनको लगा जान बचाने के लिए कुछ तो करना होगा, वो सब नीचे कूद गए कि जान बचानी है। ट्रेन आ गई नीचे, सारे मर गए। तो रिपोर्टर ने कहा देखिए आपके समूह में सब लोग इतने बेवकूफ थे, चलिए अच्छी बात है कि कम से कम आप एक समझदार व्यक्ति थे, अब आप देश को बताइए कि आप कैसे बचे। उसने कहा बचा क्या जी, मैं तो सुसाइड करने आया था। मैं नीचे खड़ा हुआ था, मैं ऊपर आ गया कि ट्रेन ऊपर आ रही है। धोखा मेरे साथ भी हो गया, मुझे तो मरना था। अब यहां क्या खेल हुआ? खेल यह हुआ कि लोगों ने शब्द पे ज्यादा ध्यान दे दिया, अर्थ पे ध्यान नहीं दिया। अगर अर्थ पे ध्यान दिया होता तो प्लेटफॉर्म पे आ रही है का मतलब क्या होता कि प्लेटफॉर्म के पास की पटरी पे आ रही है। पर ऐसे बोलते थोड़ा ना है कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास वाली पटरी पर आ रही है, ऐसे थोड़ा ना बोलेगा कोई। इतना तो अंडरस्टूड होता है भाषा में, लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन देखिए शब्द पे ध्यान दिया, मर गए बेचारे 99 लोग। इसलिए लोक जीवन में, बातचीत में केवल और केवल अर्थ का महत्व है, शब्द से कोई मतलब नहीं है। बस सेंस पकड़ में आनी चाहिए, बाकी सब सामान्य बात है। शास्त्र का मोटा मोटा मतलब हुआ विज्ञान या सैद्धांतिक ज्ञान की बातें, सिद्धांत कथन कह लीजिए, या व्यवस्थित विवेचन जिसको बोलते हैं, या थीसिस जैसे मान लीजिए किसने लिखा है, ये थीसिस भी इसका हिस्सा हो गया। या आप मान लीजिए वैकल्पिक विषय का उत्तर लिख रहे हैं, वो शास्त्र जैसा मामला है। वहां आप कुछ भी लिख देंगे या एक एक शब्द तौल तौल के लिखेंगे, एक एक शब्द सोच समझ के लिखेंगे।
शास्त्र यानी विज्ञान अगर ध्यान में रखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ध्यान में रखें, इकोनॉमिक्स ध्यान में रखें, वहां एक एक शब्द को बहुत सटीक रूप में इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आपने एक भी शब्द को दायां कर दिया तो इसका मतलब बात उलझ जाएगी, रायता फैल जाएगा एकदम। हर शब्द का निश्चित अर्थ होना चाहिए, जिसको पारिभाषिक शब्द कहते हैं, टर्मिनोलॉजी कहते हैं, ग्लोसरी कहते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स में जब आप कहेंगे मांग बढ़ गई है, तो मांग का एक बहुत निश्चित मतलब होगा, उसमें जरा सा भी आप चेंज नहीं कर सकते। लोक जीवन में कर सकते हैं, मेरी मांग पूरी करो और मेरी मांग पूरी भरो, इसमें अंतर हो जाता है। लोक जीवन में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां मांग का दूसरा मतलब नहीं, वहां मांग का एक ही मतलब है, आपूर्ति का एक ही मतलब है, एग्जैक्ट एकदम। व्हाइट पेपर का इकोनॉमिक्स में एक ही मतलब होगा, कोई सेकंड मीनिंग नहीं है। बजट का मतलब लोक जीवन में कुछ भी चलता हो, बजट होटल है तो सस्ता होटल है, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे या संविधान पढ़ेंगे, संविधान में तो शब्द नहीं आता, लेकिन जब बजट पढ़ेंगे टेक्निकल सेंस में, एक निश्चित मतलब है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सब में शब्द का महत्व बहुत ज्यादा होता है, अर्थ से भी ज्यादा, क्योंकि उसमें अर्थ शब्द पे डिपेंडेंट होते हैं, शब्द पे टिके होते हैं अर्थ। आप शब्द चेंज नहीं कर सकते। गुरुत्वाकर्षण है तो गुरुत्वाकर्षण ही रहेगा, आप चेंज नहीं करेंगे वहां पर, क्योंकि वो एग्जैक्ट शब्द है और इकलौता शब्द है उस चीज के लिए। तो लोक जीवन में आप शब्द बदलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेंस व्यक्त होनी चाहिए। साइंस में या किसी भी डिसिप्लिन में जो भाषा होगी उसमें शब्द बहुत सटीक इस्तेमाल करने पड़ते हैं। साहित्य इन दोनों से अलग है, जिसमें न तो अर्थ का महत्व इतना ज्यादा है कि वार्ता जैसा हो, न शब्द का महत्व इतना ज्यादा है कि साइंस जैसा हो। जहां शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहती है, कहीं शब्द भारी पड़ गया, कहीं अर्थ भारी पड़ गया। इसलिए साहित्य की परिभाषा देने वाले अक्सर एक बात कहते हैं कि साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहां शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। यह वाक्य आप लिख लीजिए, साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है, साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहां शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है, महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, अब इसके नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा, 3-4 लाइन के बराबर, और उसके बाद ब्रैकेट में 1-2 वाक्य और लिख लीजिए 3-4 लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद। वार्ता, वार्ता अर्थात बातचीत वांग्मय का वह हिस्सा है, वार्ता अर्थात बातचीत वांग्मय का वह हिस्सा है जहां केवल अर्थ का महत्व होता है, शब्द का नहीं। जहां केवल अर्थ का महत्व होता है, शब्द का नहीं। इसलिए हम शब्दों को बदल बदल कर भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं। इसलिए हम शब्दों को बदल बदल कर भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं। इससे अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता, इससे अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अगला वाक्य लिखिए, शास्त्र वांग्मय का वह हिस्सा है, शास्त्र वांग्मय का वह हिस्सा है जहां भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में आती है, जहां भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में आती है। इसमें शब्द
अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं, और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। इसलिए किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। इसलिए किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब आपको यह पता लग गया कि साहित्य को साहित्य कहने की एक वजह तो यह है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि अभी साहित्य को डिफाइन करो कि साहित्य होता क्या है, तो साहित्य को डिफाइन करने का एक तरीका आपको मिल गया है जहां शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। उसमें भी ध्यान रखना है, कुछ कवियों में शब्द महत्वपूर्ण हो जाएगा, कुछ में अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो चलता रहता है, कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन साहित्य को साहित्य क्यों कहते हैं, उसके दो और कारण हैं। आपने बचपन में सुना होगा साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो सब बचकानी परिभाषाएं हैं, कुछ बहुत ठोस उसमें नहीं मिलता। क्योंकि समाज का दर्पण तो फिल्म भी है, समाज का दर्पण तो अखबार भी है, वो साहित्य तो नहीं है। तो साहित्य में ऐसी क्या खास बात है? साहित्य की दूसरी बात है कि यह सहित से बना है, और क्योंकि साहित्य का संबंध स प्लस हित से है, इसका मतलब है कि साहित्य में अनिवार्यतः समाज के व्यापक हित की भावना होनी चाहिए। तो दूसरा पैरामीटर लिख लीजिए, समाज के व्यापक हित की भावना। यह भावना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह हो सकता है कि साहित्य से समाज का हित हो। पोर्नोग्राफी साहित्य नहीं है, क्योंकि पोर्नोग्राफी का पर्पस समाज को फायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को उत्तेजित करके उनसे पैसा कमा लेना है, इसलिए वो साहित्य नहीं है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि साहित्य में कुछ ना कुछ सौंदर्य होना चाहिए। एक शब्द कहते हैं रमणीयता। रमणीयता का ही दूसरा मतलब है सौंदर्य। कुछ सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, एस्थेटिक्स उसमें होने चाहिए। शुष्क नहीं, वर्णन नहीं, कुछ ऐसा कि आपके हृदय को आह्लादित करे, द्रवीभूत करे, आप इमोशनली एक्टिव हो जाएं, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो साहित्य में रमणीयता हो, सौंदर्य हो। आमतौर पर रमणीयता और सौंदर्य का संबंध कल्पना से होता है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य में कल्पना का होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी आपसे कहे कि साहित्य क्या है, जैसे एक अनुमान करते हैं, जैसे फिजिक्स की पुस्तक है 10वीं 12वीं किसी क्लास की, क्या फिजिक्स की पुस्तक में रमणीयता और सौंदर्य है? यह बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। जो फैक्ट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उसमें रमणीयता नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान बहुत सारा है। रमणीयता आती है कुछ कल्पनाएं हों, कुछ इमोशंस हों, वो सब आने से रमणीयता होगी। तो फिजिक्स की पुस्तक इसलिए साहित्य नहीं है क्योंकि उसमें रमणीयता नहीं है। पोर्नोग्राफी इसलिए साहित्य नहीं है क्योंकि उसमें समाज के व्यापक हित की भावना नहीं है। सड़क छाप उपन्यास, वर्दी वाला गुंडा इसलिए साहित्य नहीं है क्योंकि उसमें समाज के व्यापक हित की भावना नहीं है। जो साहित्य हम पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा साहित्य कहीं कहीं आएगा जिसमें आप कहेंगे कि इसमें भी तो हित की भावना नहीं है, पर क्योंकि उस जमाने में उससे ज्यादा लोग सोच ही नहीं पा रहे थे, तो हम मानने के लिए मान लेते हैं कि ये भी साहित्य था। साथ में कहते हैं कि अच्छा साहित्य नहीं है, साधारण साहित्य है। तो जिस भी रचना में 3 कसौटियां पूरी हो जाएं, आप धूमधाम से कहिए कि वो साहित्य है। और ये 3 ऐसा नहीं कि कोई 2 कोई 1 नहीं, तीनों कसौटियां पूरी होनी चाहिए, तो हम उसको साहित्य मानेंगे। यहां तक बात स्पष्ट हो रही है आप लोगों को एकदम?
क्या 2-3 वाक्य लिखवा दूं इसकी व्याख्या करने के लिए? लिखिए लिखिए। साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। सौंदर्य शास्त्र साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। इन शब्दों का अर्थ मैं समझा दूंगा, अभी लिख लीजिए। सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं जब उसमें 3 गुण विद्यमान हो। सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं जब उसमें 3 गुण विद्यमान हो। अब डैश लगा के लिखिए। नंबर 1, उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। उदाहरण के लिए तुलसीदास और कबीरदास का साहित्य इस प्रतिमान पर महान साहित्य है। उदाहरण के लिए तुलसीदास और कबीरदास का साहित्य इस प्रतिमान पर महान साहित्य है। नंबर 2, उसमें रमणीयता या सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो। उसमें रमणीयता या सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य। अज्ञेय का नाम सुना आपने? पूरा नाम पता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये निबंध नहीं है, नाम है उनका। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण है।